आज का हमारा जो मिशन है ना, वो एक ऐसे विचार को समझना है जो दशकों से सफलता के मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। हाँ, और ये एक ऐसी चर्चा होने वाली है जो सच में किसी के भी सोचने का नजरिया बदल सकती है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मेन फोकस ये समझना है कि लेखक के हिसाब से ये बिग यानी बड़ा सोचने का असल मतलब आखिर है क्या। वही तो, क्योंकि हम अक्सर ये सोचते रहते हैं कि जिंदगी में क्या हासिल किया जा सकता है और क्या नहीं, लेकिन ये सोर्स मटेरियल एक बहुत ही साफ दावा करता है। हाँ, कि हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावटें कोई और नहीं बल्कि हमारी खुद की बनाई हुई मानसिक सीमाएं हैं। मतलब एक इंसान खुद ही तय कर लेता है कि वो कितना आगे जाएगा। देखिए, इस विषय का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। सफलता किस्मत का खेल या कोई रहस्य नहीं है जो सिर्फ चुने हुए लोगों को पता हो। ये पूरी तरह से माइंडसेट का खेल है। जो इंसान सच में ये मानता है कि वो सफल हो सकता है ना, उसका दिमाग खुद ब खुद रास्ते खोलने लगता है। ये बहुत ही पावरफुल बात है। लेकिन सफलता को लेकर समाज में ना अलग अलग धारणाएं होती हैं। किताब का पहला हिस्सा ही सफलता और विश्वास की शक्ति पर बात करता है। तो यहाँ एक बुनियादी सवाल ये आता है कि आखिर सफलता का पैमाना क्या है? हाँ, क्योंकि आमतौर पर तो लोग सफलता को सिर्फ बैंक बैलेंस से जोड़कर देखते हैं। लेकिन शॉर्ट्स के हिसाब से ऐसा नहीं है। सफलता का मतलब सिर्फ आर्थिक रूप से अमीर होना नहीं है, हालांकि वो इसका एक हिस्सा जरूर है। सफलता का अर्थ है व्यक्तिगत समृद्धि, हर तरह के डर और चिंताओं से मुक्ति, आत्मसम्मान और जिंदगी के हर फील्ड में जीत हासिल करना। मतलब एक ऐसी स्टेट जहां इंसान अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में महसूस करे। बिल्कुल। और इस स्टेट तक पहुंचने के लिए किताब में एक बहुत ही दिलचस्प उपमा यानी एनालॉजी दी गई है। हाँ, वो थॉट फैक्ट्री वाली ना। हाँ, हमारा दिमाग एक बहुत ही बिजी कारखाना है जो हर दिन अनगिनत विचार पैदा करता है। इस कारखाने के काम करने के तरीके को थोड़ा और डीपली कैसे समझें? इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि इस कारखाने में दो मेन फोरमैन या मैनेजर काम करते हैं। हाँ, एक मैनेजर का नाम है विश्वास और दूसरे का नाम है संदेह। ओके। जब कोई इंसान ये सोचता है कि वो कोई काम कर सकता है, तो वो विश्वास नाम के मैनेजर को एक्टिव कर देता है। ये मैनेजर तुरंत काम पर लगता है और उन सभी कारणों, तर्कों और विचारों का प्रोडक्शन शुरू कर देता है जो उस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगे। यानी दिमाग को सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए पुश करता है। बिल्कुल। और इसके ठीक ऑपोजिट, अगर कोई इंसान खुद पर डाउट करने लगे तो वो संदेह नाम का मैनेजर कंट्रोल ले लेता होगा। सही समझा आपने। संदेह एक बहुत ही नेगेटिव फोर्स है। जैसे ही इंसान सोचता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा, वैसे ही ये संदेह मैनेजर पुराने खराब एक्सपीरियंसेस, डर और ऐसी बहानेबाजियों की एक लंबी लिस्ट बना देता है जो ये साबित करती हैं कि वो इंसान फेल क्यों होगा। एग्जैक्टली। ये मैनेजर दिमाग को सोल्यूशन ढूंढने से रोक देता है और ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स पर लगा देता है। मुझे ना सोर्स में दिया गया एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल याद आ रहा है। वो एक युवा महिला का जिक्र है जिसने अपनी खुद की मोबाइल होम सेल्स एजेंसी शुरू की थी। हाँ, वो केस स्टडी काफी इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में सबसे ध्यान देने वाली बात ये थी कि उस महिला के पास ना तो कोई बड़ी पूंजी थी और ना ही इस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस था। बिल्कुल। अगर वो चाहती तो अपने उसी संदेह वाले मैनेजर को काम पर लगाकर ये सोच सकती थी कि वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन उसने उसकी जगह किया क्या? उसने अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास रखा। उसने मार्केट का काफी डीपली स्टडी किया, कस्टमर्स की जरूरतों को समझा और सिर्फ अपनी मेहनत और विश्वास के दम पर बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की। जो ये साफ दिखाता है कि विश्वास सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक इंजन है। वो इंजन जो इंसान को कड़ी मेहनत और सही डायरेक्शन में काम करने के लिए पुश करता है। सही कहा। और इसी विश्वास को जगाने और एक परमानेंट आदत बनाने के लिए पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि असफलता के बजाय हमेशा सफलता के बारे में सोचें। जब भी कोई मुश्किल आए तो दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि वो हारने के कारणों पर फोकस ना करे, बल्कि जीतने के तरीकों पर काम करे। यानी अपना डिफॉल्ट मोड सक्सेस पर सेट करना। बिल्कुल। और दूसरा नियम है कि खुद को रेगुलर बेसिस पर अपनी एक्चुअल वर्थ, अपनी असली कीमत की याद दिलाना। हाँ, लोग अक्सर अपनी खूबियों को इग्नोर कर देते हैं और अपनी कमियों को बहुत बड़ा मान लेते हैं। और खुद को कम आंकना एक बहुत बड़ी भूल है। और तीसरा, जो कि शायद इस किताब का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, वो है बड़ा विश्वास करना। बिलीव बिग। हाँ, लेखक का क्लियर मानना है कि किसी भी इंसान की सक्सेस का साइज उसके विश्वास के साइज पर डिपेंड करता है। अगर लक्ष्य और विश्वास दोनों छोटे होंगे तो उपलब्धियां भी छोटी ही रहेंगी। अब देखिए,
अगर विश्वास का कॉन्सेप्ट इतना ही सीधा और पावरफुल है तो फिर हर कोई सक्सेसफुल क्यों नहीं हो जाता? इस विचारों के कारखाने में आखिर ऐसी कौन सी खराबी आती है? ये एक अच्छा पॉइंट है। किताब के दूसरे अध्याय में ना एक बहुत ही अजीब से शब्द का जिक्र है, एक्सक्यूजाइटिस। उन्होंने इसको असफलता की बीमारी कहा है। तो ये बीमारी असल में है क्या और ये किस तरह से इंसान की ग्रोथ को रोकती है? देखिए, साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको समझें तो एक्सक्यूजाइटिस यानी बहानेबाजी की बीमारी असल में इंसान का अपने ईगो, अपने अहंकार को बचाने का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब जब हम सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बिहेवियर को डीपली एनालाइज करते हैं तो एक बड़ा क्लियर पैटर्न निकल कर आता है। जो लोग एक एवरेज या मीडियोकर लाइफ जीते हैं ना, वो हमेशा अपने हालात को जस्टिफाई करने के लिए बहाने ढूंढते हैं। हाँ, कि मेरे पास तो टाइम नहीं था या मेरे पास पैसे नहीं थे। बिल्कुल। डॉक्टर श्वार्ट्ज ने इस बीमारी के 4 मेन टाइप्स बताए हैं जिन पर लोग सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं। हेल्थ का बहाना, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का बहाना, उम्र का बहाना और किस्मत का बहाना। ओह हाँ, हम अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं ना कि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं रहती, या मैं उसके जितना स्मार्ट नहीं हूँ, या फिर मैं इस नए काम के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, या मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन ये सब बातें तो हमें आसपास हर जगह देखने को मिलती हैं। पर सच्चाई तो ये भी है ना कि सक्सेसफुल लोग भी इन्हीं सिचुएशन से गुजरते हैं। उनकी भी एज बढ़ती है, उन्हें भी बीमारियां होती हैं, उनके आगे भी हर्डल्स आते हैं। और वही तो सबसे बड़ा डिफरेंस है। एक सक्सेसफुल इंसान और एक एवरेज इंसान के बीच यही तो फर्क है। जो लोग लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करते हैं, उनके पास भी ये सारी कमियां होती हैं, लेकिन वो उनको बहाना नहीं बनाते। वो प्रॉब्लम्स की जगह सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं। एग्जैक्टली। वो कभी भी अपनी करंट सिचुएशन के लिए अपनी किस्मत या दूसरे लोगों को ब्लेम नहीं करते। ये जो एक्सक्यूजाइटिस है ना, ये दिमाग को पैरालाइज कर देता है, क्योंकि ये इंसान को ये भरोसा दिला देता है कि हालात उसके कंट्रोल से बाहर हैं। तो इस सेल्फ डाउट और बहानेबाजी की आदत से बाहर निकलने का कोई सॉल्यूशन भी बताया है सोर्स में? हाँ, एक बहुत ही प्रैक्टिकल सेल्फ इवैल्यूएशन यानी आत्म मूल्यांकन का तरीका दिया गया है। इसमें सजेस्ट किया गया है कि इंसान को अपनी टॉप 5 एसेट्स यानी अपनी सबसे बड़ी 5 खूबियों की एक लिस्ट बनानी चाहिए। जैसे कि किसी की अच्छी एजुकेशन हो सकती है, किसी का बहुत अच्छा नेचर या कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है, या हार्डवर्क करने का स्टैमिना, या किसी फील्ड का थोड़ा एक्सपीरियंस। लेकिन क्या सिर्फ ये लिस्ट पेपर पर लिख लेने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? मतलब ये थोड़ा सा ना सिर्फ खुद को दिलासा देने जैसा साउंड करता है। जब कोई इंसान डीप सेल्फ डाउट में हो तो ये टेक्निक काम कैसे आएगी? सिर्फ लिस्ट बनाना पूरा प्रोसेस नहीं है। इसके बाद का जो स्टेप है वो इस एक्सरसाइज को पावरफुल बनाता है। वो स्टेप क्या है? जब कोई अपनी 5 एसेट्स की लिस्ट बना ले तो सोर्स मटेरियल ये सलाह देता है कि उन खूबियों की तुलना उन हाईली सक्सेसफुल लोगों से की जाए जिनके पास शुरुआत में ये एसेट्स थे ही नहीं। अच्छा। हाँ, अब मान लीजिए किसी की सबसे बड़ी एसेट उसकी हायर एजुकेशन है। अब उस इंसान को ऐसे सक्सेसफुल लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने शायद स्कूल भी पूरा नहीं किया, लेकिन आज वो अपने इंडस्ट्री के टॉप पर हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सरसाइज ये प्रूव करती है कि रिसोर्सेज की कमी कभी भी सक्सेस के रास्ते का असली रोड ब्लॉक नहीं होती। बिल्कुल। ये एक्सरसाइज उस इंसान की डिल्यूजन को तोड़ देती है। ये साबित करती है कि इंसान का जो पोटेंशियल है उसके डाउट से कहीं बड़ा है। हाँ, किसी पर्टिकुलर रिसोर्स का ना होना फेलियर का रीजन नहीं है, बल्कि उस रिसोर्स के बिना आगे बढ़ने का विश्वास ना होना असली प्रॉब्लम है। यानी सफलता इस बात पर टिकी नहीं है कि आपके पास क्या क्या है, बल्कि इस बात पर है कि आप उन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज कैसे करते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। चलिए अब इस चर्चा को ना उस कोर फोकस की तरफ लेके चलते हैं जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। ये मतलब है करंट रियलिटी की बाउंड्रीज, उसकी सीमाओं से आगे बढ़कर फ्यूचर की संभावनाओं को देखने की क्षमता डेवलप करना। यानी जो सिर्फ आज दिख रहा है उसी को फाइनल सच ना मानना। वही, जो हो सकता है उसकी कल्पना करना ही असली बड़ा सोचना है। ठीक है, ये पूरी तरह से पोटेंशियल पर फोकस करने की बात है। इस चीज को समझने के लिए ना सोर्स में वर्कप्लेस का एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। उसमें बताया है कि जब किसी एवरेज सोच वाले इंसान को प्रमोशन मिलता है तो उसका ध्यान कहाँ होता है? सिर्फ बेसिक बातों पर। हाँ, वो सिर्फ ये देखता है कि अब सैलरी कितनी बढ़ेगी, उसके ऑफिस आवर्स क्या होंगे या उसका नया कैबिन कैसा होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो इंसान सच में बड़ा सोचता है वो अपनी नजरिया को सिर्फ अपनी पर्सनल डिमांड्स तक लिमिटेड नहीं रखता। वो एक्चुअली ये इमेजिन करता है कि उसके इस नए रोल का पूरी कंपनी के आने वाले कल पर क्या असर पड़ने वाला है। वो इम्पैक्ट के बारे में सोचता है। हाँ,
वो सोचता है कि कैसे उसके नए आइडियाज कंपनी के वर्क कल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, या प्रोसेसेस को फास्ट बना सकते हैं, या फिर नए क्लाइंट्स ला सकते हैं। यानी वो सिर्फ 8 घंटे की नौकरी नहीं कर रहा होता, वो एक बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है। और वही लोग नेचुरली करियर में आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत साफ कर देता है कि बड़ा सोचना सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए नहीं है, बल्कि एक बड़े विजन का हिस्सा बनने के लिए है। रियल एस्टेट से जुड़ा एक और एग्जाम्पल है जो इस पॉइंट को और स्ट्रांगली एक्सप्लेन करता है। हाँ, वो खेत वाला एग्जाम्पल। बिल्कुल। इमेजिन कीजिए एक एवरेज सोच वाला रियल एस्टेट एजेंट किसी बहुत ही खराब जर्जर हालत वाले खेत को देखने जाता है, तो उसकी नजर कहाँ जाएगी? सिर्फ कमियों पर, टूटी हुई फेंसिंग, सूखी घास, कोई पुरानी सी खंडर हो चुकी बिल्डिंग। वो उस प्रॉपर्टी की करंट रियलिटी को देखेगा और कहेगा कि इसमें तो कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। और वहीं पर एंट्री होती है एक बड़े सोच वाले एजेंट की। उसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग होगा। वो उस खंडर को देखकर परेशान नहीं होगा। नहीं, क्योंकि वो उसकी पोटेंशियल देखेगा। वो अपने दिमाग के उस कारखाने में एक ब्लूप्रिंट बनाएगा कि अगर इस जमीन को प्रॉपरली डेवलप किया जाए तो आगे चलकर ये जगह कैसी दिखेगी। हाँ, वो इमेजिन करेगा कि यहाँ एक शानदार हाउसिंग सोसाइटी बन सकती है या कोई बड़ी सी मार्केट बन सकती है। वो बंजर जमीन में फ्यूचर का एक प्राइम एरिया देखता है। तो पॉइंट ये है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करना ठीक है, लेकिन उस पोटेंशियल को विजुअलाइज कर पाना ही वो असली स्किल है जो बड़े अपॉर्चुनिटीज लाती है। और पता है, इस पोटेंशियल को देखने और इसे सच साबित करने में किस चीज का बड़ा रोल होता है? हमारे शब्दों का, हमारी वोकैब्युलरी का। वोकैब्युलरी का रोल बहुत अंडररेटेड है, बट बहुत क्रिटिकल है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि अगर वो बहुत ही मुश्किल, हैवी वर्ड्स यूज करेंगे तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट लगेंगे। हालांकि सोर्स मटेरियल इस बात को निराधार बताता है। बड़ा सोचने के लिए ऐसे कॉम्प्लेक्स शब्दों की कोई जरूरत नहीं है जो आम लोगों को कंफ्यूज करें। तो किस तरह के शब्द यूज करने चाहिए? लेखक साफ कहते हैं कि बड़ा सोचने वालों की वोकैबुलरी हमेशा पॉजिटिव, क्लियर और ऑप्टिमिज्म जगाने वाली होनी चाहिए। असल में शब्द क्या हैं? वो हमारे दिमाग के लिए एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं। वो माइंड में पिक्चर्स बनाते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल देकर बताइए। देखिए, अगर कोई कहता है कि यार ये मार्केट तो बिल्कुल डेड हो चुका है, यहाँ कुछ नहीं रखा, तो उसने अपने दिमाग में एक एकदम नेगेटिव और डार्क पिक्चर बना ली। ठीक वही। लेकिन अगर वो कहे इस मार्केट के डायनामिक्स बदल गए हैं, अब हमें यहाँ एंटर करने का कोई नया एंगल ढूंढना पड़ेगा, तब क्या होता है? तब दिमाग एक होप वाली कंस्ट्रक्टिव पिक्चर बनाता है और सॉल्यूशंस पर काम शुरू कर देता है। बिल्कुल। और ये बात ध्यान देने वाली है कि ये सिर्फ अपने दिमाग पर नहीं, आसपास के लोगों के मोरल पर भी असर डालता है। ये छोटी सी लगने वाली बात सच में बहुत गहरा असर डालती है। और इसी चीज से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है, क्रिएटिव थिंकिंग, यानी रचनात्मक सोच। लोग अक्सर क्रिएटिव थिंकिंग को भी गलत समझ लेते हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट, पेंटर्स या साइंटिस्ट के लिए है। हाँ, कि कोई साइंटिस्ट लेबोरेटरी में बैठे नया आविष्कार कर रहा है, सिर्फ वही क्रिएटिव है। कि क्रिएटिव थिंकिंग तो जिंदगी के हर फील्ड में लागू होती है। हर वो इंसान क्रिएटिव है जो अपने किसी रेगुलर काम को करने का कोई बेटर, नया तरीका निकालता है। मतलब अगर कोई टीचर बच्चों को बोरिंग टॉपिक पढ़ाने का कोई मजेदार तरीका निकाल ले तो वो भी क्रिएटिव है। बिल्कुल। या कोई हाउसवाइफ अपना टाइम बचाने की कोई नई ट्रिक निकाल ले तो वो भी क्रिएटिव थिंकिंग कर रही है। क्रिएटिविटी का सिंपल सा लॉजिक है बेटर करने की चाह। और यहीं पर किताब में एक बड़ी वार्निंग भी आती है। एक कॉन्सेप्ट दिया गया है पेटी थिंकिंग का, यानी छोटी या क्षुद्र सोच। इसको सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बताया गया है। हाँ, जब हम छोटी छोटी बातों पर, ऑफिस पॉलिटिक्स पर या फालतू के ईगो क्लैशेस पर अपना फोकस लगाते हैं तो हम अपनी सारी क्रिएटिव एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि दिमाग की एनर्जी भी तो लिमिटेड ही होती है ना। वही तो। अगर वो एनर्जी इन फालतू की बातों में ड्रेन हो जाएगी तो बड़े टारगेट के लिए क्या बचेगा? कुछ नहीं। इसलिए हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर हमारा लॉन्ग टर्म बड़ा गोल क्या है। तो अगर हम आज के इस पूरे अध्ययन सत्र को, इस सारी डिस्कशन को सम अप करें तो सबसे बड़े टेक अवेज क्या निकलते हैं? सबसे बड़ा लेसन तो यही है कि किसी को भी खुद को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अपनी कैपेबिलिटी को कम समझना सबसे बड़ी गलती है। और दूसरा ये कि हमेशा ऐसे शब्द, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो खुद को और औरों को मोटिवेट करें। और तीसरी सबसे अहम बात कि आज की रियलिटी में फंसने के बजाय कल के पोटेंशियल पर, यानी आगे क्या हासिल किया जा सकता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। सच कहूं तो आज के इस फास्ट पेस टाइम में ये बातें और भी जरूरी हो जाती हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है, टेक इंडस्ट्रीज बूम कर रही हैं, हर दिन नए अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। बिल्कुल, चारों तरफ ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। फिर भी एक बहुत बड़ा सेक्शन अभी भी उसी एवरेज लाइफ में अटका हुआ है
क्योंकि कमी बाहर रिसोर्सेज की नहीं है, कमी उनके अंदर विश्वास की है। लोग डर पर फोकस ज्यादा करते हैं और अपॉर्चुनिटीज पर कम, इसलिए छोटी बातों में उलझने से बचना चाहिए। हाँ, सफलता बाहर की कंडीशन से ज्यादा हमारी अंदर की दुनिया पर डिपेंड करती है। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। हमने शुरू में दिमाग की उस थॉट फैक्ट्री के बारे में बात की थी ना? हाँ, विचारों का कारखाना। तो जरा सोचिए, अगर ये दिमाग सच में 24 घंटे चलने वाला एक बिजी कारखाना है, तो क्या हो अगर हम कल सिर्फ एक दिन के लिए अपने ही उस कारखाने का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑडिट करें? ओह, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होगा। सोचकर देखिए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक ये काउंट करें कि उस फैक्ट्री की प्रोडक्शन लाइन पर कितने बड़े पॉजिटिव और संभावनाओं वाले विचार बने और उनके कंपैरेटिवली कितने छोटे, डरने वाले या शिकायत वाले विचार निकले। और दिन के एंड में वो रिपोर्ट कैसी दिखेगी? एग्जैक्टली। क्या वो ऑडिट रिपोर्ट इस बात को जस्टिफाई कर पाएगी कि हम जिंदगी में कितने सक्सेसफुल होना चाहते हैं? क्या उस रिपोर्ट को देखकर ऑनेस्टली ये कहा जा सकेगा कि हाँ, मेरे दिमाग में वही बन रहा है जैसा फ्यूचर में चाहती हूँ? इस बारे में जरूर सोचिएगा। बिल्कुल, ये सच में खुद को इवैल्यूएट करने का एक लाजवाब तरीका है। इसी थोड़े से चैलेंजिंग पर जरूरी विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।